दोस्तों, एक महिला रोजाना अपने पति के साथ कार में बैठ करके अपने ऑफिस के लिए जा रही होती है। लेकिन उस महिला की कार ट्रैफिक पर या तो लाल बत्ती का सिग्नल जहाँ पे होता है उस जगह पे उसकी गाड़ी जब रुकती है तो उसके गाड़ी के आसपास भीख मांगने वाले कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे में एक लड़का होता है जो कि बहुत ही मासूम होता है। कभी गुब्बारे बेचता है तो कभी पेन बेचता है तो कभी खिलौने बेचता है। वो भी बच्चा उस कार के पास आता है। बहुत मासूम बच्चा होता है और बहुत ही प्यारा बच्चा होता है। लेकिन इधर उस महिला को वो बच्चा पसंद आ जाता है। उस बच्चे का प्यारी प्यारी बातें और अच्छे अच्छे मुस्कान उस महिला का दिल जीत लेता है। लेकिन दोस्तों, इधर दुर्भाग्यवश उस बच्चे का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और जब उस महिला को मालूम चलता है तो उस महिला को ये भी पता चल जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का ही बच्चा था, जो कि कुछ साल पहले जन्म देने के बाद ही उस बच्चे को छोड़ना पड़ गया था। और 8 साल बाद वो बच्चा इतना मजबूर था, इतना विवश था कि आखिरकार उसको भीख मांगने तक की नौबत आ गई थी। आखिरकार दोस्तों, उस महिला को ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कौन सा आफत था कि उस बच्चे को जन्म देने के बाद ही उसे छोड़ना पड़ गया था। और जब 8 साल बाद उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस महिला को मालूम चलता है, साथ ही साथ उसके पति को जब ये बात मालूम चलती है तो आखिरकार वो क्या करता है। दोस्तों, एक माँ और एक बेटे का भावुक कर देने वाली एक कहानी है। आखिरकार हुआ क्या था, चलिए इस कहानी में हम लोग पूरी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। इस घटनाक्रम को समझने से पहले वही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, जय सीताराम। आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, वो है दिल्ली की। दिल्ली का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम शेखर होता है। उसका नेहरू शताब्दी में कंप्यूटर का दुकान होता है और बदरपुर बॉर्डर के पास वो रहता था। अब वो व्यक्ति जो होता है शेखर, वो बदरपुर बॉर्डर से अपने कार पर ही अपने पत्नी के साथ, जिसका नाम संजना होता है, उसके साथ अपने दुकान के लिए रोजाना आया करता था। लेकिन जहाँ कहीं पर उन लोगों की गाड़ियाँ रुकती थी, ज़्यादातर नेहरू शताब्दी के रेड लाइट एरिया में, तो उनके गाड़ियों को बच्चे आकर के घेर लिया करते थे। अमूमन की सभी गाड़ियों को घेर लिया करते थे। अब बहुत सारे लोग और बच्चे होते हैं, कोई भीख मांगता है, कोई कुछ बेचता है, कोई लोगों का शीशा ही साफ करने लगता है। बूढ़े और बच्चे करके लगभग 15-20 हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों में से एक बच्चा होता है जिसका नाम राजू होता है। वो गुब्बारा बेचा करता था। वो बच्चा एक दिन उस गाड़ी के पास आ जाता है जिस गाड़ी में शेखर और संजना बैठे होते हैं। अब दोस्तों, वो बच्चा जो राजू होता है, जो गुब्बारा बेच रहा होता है, वो संजना मैडम के पास जाता है और कहता है कि आंटी जी, आप गुब्बारा ले लीजिए। तो संजना मैडम जो होती हैं उस बच्चे के प्यारे मुस्कान को देख करके हंस देती हैं और कहती हैं कि बेटा, हम गुब्बारा नहीं लेंगे अभी। फिर राजू जो होता है वो कहता है कि अपने प्यारे बच्चों के लिए गुब्बारा ले लीजिए, अपने बच्चों को देंगे तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। फिर इधर मैडम जो होती हैं वो 6 महीने का प्रेग्नेंट होती हैं, उनको कोई बच्चा नहीं होता है। इसलिए वो सोचती हैं कि जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तक तो एक गुब्बारा हमारे पास नहीं रहेगा, फूट जाएगा। फिर वो राजू जो होता है वो कहता है कि मैडम जी, इसे यदि आप नहीं फोड़ोगे तो ये नहीं फूटेगा। फिर वो संजना मैडम जो होती हैं इस बच्चे के बातों पर मुस्कुरा देती हैं। अब दोस्तों, इधर संजना मैडम जो होती हैं उस बच्चे के प्यारी मुस्कान पर उनको दया आ जाता है और आखिरकार वो 2 गुब्बारे ले लेती हैं। दोस्तों, इधर ग्रीन सिग्नल भी हो जाता है और उनकी गाड़ी वहां से बढ़ जाती है। अब दोस्तों, इधर उन मैडम का उसी रास्ते तक में रोजाना का आना जाना होता है, तो हर रोज गाड़ी वहां पर रुका करती थी। अब दोस्तों, लड़का फिर से आता है और उस लड़के को देखकर ही संजना मैडम जो होती हैं वो कार का अपना शीशा नीचे कर लेती हैं। और फिर वो लड़का आता है तो संजना मैडम कहती हैं कि क्या बात है, आज तुम गुब्बारे नहीं बेच रहे हो, आज पेन बेच रहे हो। तो वो लड़का जो राजू होता है वो कहता है कि मैडम जी,
गुब्बारे फूट जाते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। हम 20 रुपए के 10 पेन बेच रहे हैं, आप ले लीजिए। दोस्तों, संजना मैडम को उतने पेन की तो आवश्यकता होती नहीं है, फिर भी मैडम उस बच्चे से 10 पेन ले लेती हैं। फिर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इधर संजना मैडम जो होती हैं और वो बच्चा जो राजू होता है, उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि बहुत ही प्यारा, बहुत ही मासूम और भोला बच्चा होता है। अब दोस्तों, इधर समय धीरे धीरे इसी तरह से चल रहा होता है। मैडम का जब भी उस रेड लाइट एरिया में गाड़ी आती थी, जब भी गाड़ी वहां पर रुकती थी और राजू जब मैडम को दिख जाता था, तो राजू से मैडम कुछ न कुछ रोजाना लिया करती हैं और बदले में उसको 150 एक्स्ट्रा दे दिया करती थी। इसी तरह से मैडम की एक दिन और गाड़ी आकर के वहाँ पर रुकती है और मैडम खुद सोचा करती थी कि जब हम वहाँ पर रुकें तो उस बच्चे से मुलाकात करें और उससे बातें करें। लेकिन जब गाड़ी वहाँ पर रुकती है तो मैडम को वो बच्चा वहाँ पर दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही संजना मैडम की गाड़ी आकर के वहाँ पर रुकती है तो वो देखती हैं बाहर, तो 2-4 बच्चे होते हैं, तो वो समझ जाते हैं। उन बच्चों को मालूम था कि ये मैडम जो हैं राजू से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, उन्हीं को देख रही हैं। तो वो बच्चे दौड़ करके गाड़ी के पास आते हैं और मैडम से कहते हैं कि मैडम, आप राजू को ढूंढ रही हैं। तो संजना मैडम कहती हैं कि हाँ, हम उसी को देख रही हूँ, वो दिख नहीं रहा है। तो बच्चे कहते हैं कि मैडम, राजू का तो एक्सीडेंट हो गया। इस बात को मैडम सुन करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और उनके आंखों में आंसू आ जाता है। और फिर मैडम कहती हैं कि कैसे, कहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। फिर बच्चे बताते हैं कि वो इसी जगह पर आने के लिए जब अपने घर से निकला था तो रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, वो राजू जो है वो संगम बिहार के झुग्गियों में रहा करता है। ये सन 2017 की बात है। तो बच्चे बताए कि जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो रोड पर कोई कार वाला उसे ठोक करके चला गया। जब इतना बात संजना मैडम सुनती हैं तो बच्चों से पूछती हैं कि कैसी हालत है उसकी, कैसी तबीयत है, क्या बचने की उम्मीद है। तो बच्चे बताते हैं कि पता नहीं मैडम, वो कैसा है कैसा नहीं है, उसका सर तो फट गया था, बचने की उम्मीद बहुत कम थी। फिर मैडम कहती हैं कि क्या तुम उस बच्चे के पास हमको ले चलोगे। तो बच्चे कहते हैं कि हाँ आंटी, हम ले चलेंगे, हमारे घर के बगल में ही तो वो रहता है। फिर संजना मैडम अपने पति शेखर से कहती हैं, आप हमें यहीं पर उतार दीजिए, हमारा दिल नहीं मानता है, हम राजू को देखने जाएंगे। फिर उसके पति जो शेखर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम ठीक है देखने के लिए जाओ और वहाँ पर जा कर के हमें भी बताना कि वो कैसा है। फिर मैडम को वहीं पर उतार देते हैं शेखर। फिर मैडम जो होती हैं संजना, वो ऑटो पकड़ करके और 2 बच्चों को अपने साथ में लेकर के राजू के घर चली जाती हैं। और फिर शेखर इधर जो होता है वो अपने दुकान पर चला जाता है, क्योंकि उसका दुकान खोलने का समय हो चुका था। अब दोस्तों, इधर संजना मैडम जैसे ही राजू के घर पर जाती है तो वहाँ पर जा कर के देखती हैं कि वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई हैं। उस महिला को संजना मैडम पहचानती थी, तो देख करके वो हैरान हो जाती हैं। और वो बुजुर्ग महिला जो थी वो भी मैडम को पहचानती थी। जब वो भी मैडम को देखी तो वो बुजुर्ग महिला दहाड़े मार करके रोने लगती है। फिर वो बुजुर्ग महिला जो होती है वो संजना मैडम से कहती है कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। इस बात को जब संजना मैडम सुनती हैं तो वो कहती है कि क्या वो हमारा बेटा रजत था। तो वो बुजुर्ग महिला कहती है कि हाँ, वो तुम्हारा ही बेटा था। इस बात को सुन करके संजना मैडम छाती पीट पीट करके रोने लगती है और बेहोश भी हो जाती है। फिर जब उनको होश आता है तो वो कहती हैं कि हम कितने अभागन माँ हैं, 8 साल बाद हमारा बेटा हमसे ही मिला था, हम उसको नहीं पहचान पाए, वो किस हालत में था। और फिर संजना मैडम कहती हैं कि वो मेरा ही बेटा है, कहाँ है, उसे हम देखना चाहते हैं, उससे हम मिलना चाहते हैं, वो कैसा है। इस बात को कह के वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं। और फिर आसपास पड़ोस के लोग जितने होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि कौन है ये लड़की, कौन है ये महिला, क्यों इतना रो रही है। फिर संजना मैडम की जो सास होती है वो कहती हैं कि ये हमारी ही बहू है, इसी का बेटा था।
राजू। दोस्तों, जब गांव वाले इस बात को सुनते हैं तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस महिला के तरफ देखते हैं तो ये महिला हाई फाई और साफ सुथरी, और कहाँ उस बच्चे के तरफ देखते हैं तो बच्चा मैला कुचैला गांव मोहल्ले गली में भीख मांगता हुआ। लेकिन ये महिला जो होती है संजना मैडम, वो अपने बच्चे को राजू राजू रजत रजत करके चिल्लाती हैं और रोती हैं। और दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये सन 2005 की बात है। दोस्तों, संजना जो होती है वो लखनऊ की रहने वाली होती है। जब संजना की उम्र 17-18 साल की हो जाती है तो उसे राजू नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन इधर संजना के घर वाले जो होते हैं वो लोग इस शादी के खिलाफ होते हैं। लेकिन दोस्तों, दिल है कि मानता नहीं है। फिर संजना जो है जबरदस्ती राजू से शादी कर लेती है। इसके बाद दोस्तों, संजना जो होती है वो राजू के साथ रहने लग जाती है। इधर समय धीरे धीरे बीतता है। 1 साल बाद आखिरकार संजना को एक बच्चा होता है जिसका नाम वो रजत रख देती है। इसके बाद 1 साल का और समय बीतता है तो आखिरकार संजना को मालूम चलता है कि उसने जो राजू के साथ शादी करने के लिए फैसला लिया था वो गलत था। उसको मालूम चल जाता है कि उसका पति राजू जो है वो एक हिस्ट्री सीटर है। वो कई गैंगों में रह कर के काम करता है, वो हिस्ट्री सीटर है। अब दोस्तों, इधर संजना जो होती है वो अपने पति राजू को काफ़ी ज़्यादा समझाती बुझाती है कि ये सब करना काफ़ी गलत है, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन दोस्तों, इधर राजू जो होता है वो अपने पत्नी का बात नहीं मानता है। आखिरकार एक दिन राजू के दुश्मनों ने राजू को गोली से मार देते हैं, और फिर इधर संजना जो होती है वो अकेली रह जाती है। लेकिन संजना ये सोचती है कि कोई बात नहीं है, हमारा पति नहीं है तो आखिरकार हमारा बेटा है। लेकिन दोस्तों, इधर तब तक संजना के शादी के 2.5-3 साल का समय गुजर जाता है। इधर संजना जब से राजू के साथ शादी की थी तब से संजना के माता पिता जो हैं संजना के घर कभी नहीं गए थे। लेकिन फिर दोस्तों, संजना के माता पिता जो होते हैं वो आखिरकार 3 साल बाद संजना के घर जाते हैं, और फिर संजना के माता पिता संजना को गले लगा करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, जो कुछ हुआ इसे तुम भूल जाओ, चलो तुम हमारे घर, हम तुम्हारी शादी कहीं पर करा देते हैं। बहुत लंबी जिंदगी है, बहुत लंबी उम्र है, ऐसे में गुजारा कैसे होगा। फिर संजना के माता पिता कहते हैं कि तुम्हें इस बच्चे को भूलना होगा। लेकिन संजना जो होती है वो कहती है कि हम इस अपने बच्चे को छोड़ करके नहीं जाएंगे। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि यदि बच्चा तुम्हारे साथ में रहेगा तो तुम्हारे से शादी कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, इसलिए तुमको इस बच्चे को भूलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, वहीं पर रजत के दादा दादी भी मौजूद होते हैं तो संजना से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे माता पिता ठीक ही कह रहे हैं, तुम्हारी अभी 21-22 साल की उम्र है, तुम इस हालत में कैसे अपने ज़िंदगी का गुजारा करोगी। तुम्हारे माता पिता ठीक कह रहे हैं, तुम अपने माता पिता के साथ चली जाओ और तुम्हारे माता पिता कहीं पर अच्छा लड़का देख करके तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इधर जो संजना होती है वो कहती है कि हम अपने बच्चे को छोड़ करके कैसे जाएंगे, ये बच्चा हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन इधर जो संजना के सास ससुर होते हैं वो कहते हैं ये हमारे घर का खून है, ये राजू का बेटा है, हम इसको संभाल लेंगे, तुम चली जाओ। लेकिन दोस्तों, इधर संजना जो होती है वो अपने ज़िंदगी में इधर बहुत कुछ झेल चुकी थी, इसलिए वो भी सोच समझ करके आखिरकार अपने माता पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब संजना अपने माता पिता के साथ जा रही होती है तो वो अपने बेटे रजत को देख देख करके काफ़ी ज़्यादा रोती हुई जा रही थी। फिलहाल दोस्तों, संजना जो होती है वो अपने माता पिता के साथ माता पिता के अपने घर आ जाती है, और इधर संजना के माता पिता जो होते हैं वो अपने बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उसकी एक गलती के चलते उसको छोड़ दिए थे। इधर फिर दोस्तों, संजना जब अपने माता पिता के घर आ जाती है तो संजना के माता पिता के और जो रिश्तेदार होते हैं वो लोग संजना के लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। आखिरकार संजना को शेखर नाम का लड़का मिल जाता है, और दोनों को देखने ताकने के बाद
पसंद करने के बाद एक दूसरे का शादी करा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इधर जब संजना की शादी शेखर से होती है तो संजना के बीते हुए दिनों के बारे में उस परिवार से, शेखर के परिवार वालों से कुछ नहीं बताया जाता है। संजना की पहली शादी जो हुई थी, संजना का जो बच्चा था, उन सब को छुपा करके संजना को एक कुंवारी लड़की बता करके शेखर के साथ उसकी शादी करा दी जाती है। क्योंकि दोस्तों शेखर का पूरा परिवार दिल्ली में रहा करता था। जब संजना की शादी शेखर से हो जाती है तो वो परिवार भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और शेखर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि संजना इधर जो होती है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। इधर संजना जो है अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ठोकरें भी खा चुकी थी, इसलिए वो जो है काफ़ी ज़्यादा होशियार और समझदार भी हो गई थी। दोस्तों इधर शेखर जो होता है वो केवल शादी करने के लिए ही दिल्ली आया हुआ होता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने पत्नी को लेकर के बदरपुर फ्लैट में चला जाता है और फिर वहीं से उसका नेहरू शताब्दी में दुकान था, लैपटॉप का दुकान था, तो वो अपने दुकान पर संजना के साथ रोजाना आया जाया करता था। इधर संजना जो होती है वो भी 12वीं तक पढ़ी लिखी थी, इसके बाद वो ग्रेजुएशन की थी। फिर वो पति पत्नी दोनों मिल करके अपना दुकान चलाते थे और एक दो लड़के भी रखे थे, तो दुकान से भी काफ़ी ज़्यादा इनकम हुआ करती थी। और इधर संजना की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी अच्छे तरह से चल रही होती है। लेकिन उधर उसका बेटा जो रजत था उसके ज़िंदगी में भौकाल आ जाता है। इधर दोस्तों रजत के जो दादा दादी होते हैं, कुछ दिन बाद उसके दादा का भी देहांत हो जाता है। फिर उसके घर परिवार वाले और जो होते हैं वो उसके दादी से कहती हैं कि इसकी माँ तो खुद इसको छोड़ करके यहाँ चली गई और तू इसको पाल रखी है, इसको तू वहीं पर छोड़ा जहाँ पर इसकी माँ रहती है। लेकिन दोस्तों उधर जो रजत की दादी थी वो अपने और बच्चों से कहती है कि ये मेरा राजू है, ये मेरा बेटा ही है, हम इसको कहीं पर नहीं छोड़ेंगे, हम जब तक रहेंगे ये हमारे साथ ही रहेगा। इस तरह से दोस्तों राजू के घर परिवार वाले जो होते हैं वो राजू के माँ से काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, जिसके वजह से वो बच्चा भी काफ़ी परेशान होने लग जाता है। अब दोस्तों इधर एक दिन होता क्या है कि जो रजत था उसकी फुआ घर में आती हैं, तो वो देखती हैं कि इस घर में उस बच्चे रजत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परिवार में लड़ाई झगड़ा हुआ करता है। तो वो अपने माँ से कहती हैं कि माँ जब रजत को लेकर के इतनी लड़ाई झगड़ा हो रही है तो ला इस बच्चे को हम अपने साथ ले जाते हैं। 2005 में संजना की शादी हुई थी राजू के साथ और 2006 में रजत जो था वो पैदा हुआ था और 2007 में राजू मारा जाता है और 2009 में रजत की फुआ आती है उनके घर पर। तो कहती हैं अपने माँ से कि इस बच्चे को हम अपने साथ ले जाएंगे, हमारे 2 बच्चे हैं उन्हीं साथ वो रहेगा। लेकिन इधर रजत की जो दादी होती है वो कहती हैं कि हम रजत को हरगिज़ नहीं देंगे, हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, कल तुम लोग भी इसके साथ दुर्व्यवहार करोगे, इसको मारोगे पीटोगे तो आखिरकार ये कहाँ जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं देंगे, हमारे पास ही रहेगा। लेकिन दोस्तों इधर रजत की जो बुआ होती है वो कहती है अपने माँ से कि माँ हम देख रहे हैं कि इस घर में तुम्हारा भी कोई नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो और रजत को भी अपने साथ में ले चलो, दोनों लोग हमारे घर चलो, हम किसी तरह से तुम दोनों को खिलाएंगे पिलाएंगे। इसके बाद दोस्तों रजत जो है अपने दादी के साथ अपने बुआ घर आ जाता है। दिल्ली में संगम विहार में वो रहती थी, इधर उधर मजदूरी करके उन लोगों का पालन पोषण करती थी। अब दोस्तों समय धीरे धीरे इसी तरह से बीतते गया। आखिरकार इधर रजत जो होता है वो लगभग 11-12 साल का हो जाता है। तो वो देखता है कि उसके उम्र के जो लड़के हैं वो पैसे कमा करके लाते हैं। तो वो अपने दोस्तों से पूछता है कि यार तुम लोगों को ये पैसा कहाँ से मिलता है। तो वो लड़के बताते हैं कि ऐसे ही हम जाते हैं दिल्ली के सड़कों पे रेड लाइट एरिया में, जहाँ पर कार रुकती हैं तो उन लोगों से हम जा कर के पैसे मांगते हैं, तो वो लोग पैसे दे दिया करते हैं। इधर जो रजत था उसके मन में भी आता है, क्योंकि उसके दादी जो होती हैं उनका भी तबीयत खराब धीरे धीरे होने लगता है और उसके जो फूफा होते हैं वो नंबर 1 के पियक्कड़ होते हैं।
अब दोस्तों इधर राजू जो होता है अपने दोस्तों से कहता है कि यार मैं भी चलूँगा। लेकिन इधर राजू की जो दादी होती हैं रजत की, तो वो कहती हैं कि बेटा तुम मत जाओ वहाँ पर, किसी से पैसे मांगना बुरी बात है। लेकिन जो राजू होता है वो कहता है कि दादी हम पैसे नहीं मांगेंगे, और लोग बहुत सारे चीज़ बेचते हैं, हम भी बेचेंगे। कोई गुब्बारा बेचता है, कोई पेन बेचता है, कोई गुलाब बेचता है, तो हम इन सब चीज़ों को करेंगे, हम पैसे नहीं मांगेंगे। और दोस्तों फिर उसी दौरान संजना का मुलाकात अपने बेटे राजू से हो जाता है, रजत से होता है। वो गुब्बारे बेच रहा होता है। इधर संजना जो होती है अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा याद करती थी, और कभी कभी तो वो अकेले में अपने बेटे को याद करके रो भी लिया करती थी। क्योंकि जब संजना अपने माँ के घर रहा करती थी तो अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए चला जाया करती थी। लेकिन इधर जब से संजना की शादी हो गई तो वो अपने बेटे से मिलने नहीं जा पाती थी। इधर उसके माता पिता भी उसको मना कर दिए थे कि तुम भूल कर भी अपने बेटे का नाम अपने जुबान पर मत लाना। क्योंकि दोस्तों इधर संजना के परिवार वालों को जब मालूम चलता कि संजना का पहले से एक बेटा भी है तो बहुत बुरा हो जाता है। इधर जब संजना अपने माँ के घर जाती थी तो वहाँ से कभी फ़ोन कर लिया करती थी, तो लोग बताते थे कि राजू पता नहीं कहाँ चला गया है, वो तो अपने बुआ के साथ रहता था। इसलिए संजना को रजत का पता नहीं चल पाता है। क्योंकि इधर रजत की जो दादी थी वो रजत को हमेशा राजू के ही नाम से पुकारा करती थी, इसलिए रजत का नाम भी अब धीरे धीरे राजू के नाम से लोग जानने लग गए थे। अब दोस्तों इस तरह से रजत जो था वो राजू बन जाता है। आखिरकार वो दिल्ली के सड़कों पे अब भीख मांगता है और गुब्बारे और पेन गुलाब बेचा करता था। इसी दौरान उसका मुलाकात अपनी माँ से होता है, यानी कि संजना से होता है। लेकिन संजना जो है 2-3 साल बाद अपने बच्चे को छोड़ी थी और दोबारा से अपना बच्चा 10 साल बाद मिलता है, तो संजना भी अपने बेटे को नहीं पहचान पाती हैं। क्योंकि जब वो अपने बेटे के साथ थी तो उनका बेटा काफ़ी साफ सुथरा और सुंदर था। लेकिन अब 10 साल बाद जब उनका बेटा मिला तो मैला कुचैला भीख मांगते हुए, गुब्बारे और पेन बेचते हुए मिला, तो संजना जो हैं वो अपने बच्चे को नहीं पहचान पाती हैं। लेकिन इधर संजना मैडम जो होती हैं वो उस बच्चे से उसका नाम भी पूछती हैं, तो वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम राजू है, मैं इसी संगम बिहार में रहता हूँ, अपने दादी के साथ रहता हूँ। लेकिन दोस्तों जब उस दिन संजना मैडम राजू के दादी से जाकर के मिलती हैं तो उनको देख करके पहचान जाती हैं। तो संजना मैडम के मन में डाउट होता है कि उस दिन जो बच्चा राजू था वो हमारा ही बेटा रजत तो नहीं था। लेकिन इधर राजू की जो दादी होती हैं वो भी संजना मैडम को देखती हैं, तो वो भी देख करके पहचान जाती हैं और सोचती हैं कि ये यहाँ पर कहाँ रहती हैं। लेकिन उनको भी पहले से पता था कि संजना जो है वो भी दिल्ली में रहा करती हैं। लेकिन वहाँ पर देख करके वो पहचान जाती हैं और संजना से बताती हैं राजू की दादी कि हाँ वो तुम्हारा ही बेटा रजत ही था जिसका एक्सीडेंट हो गया। और दोस्तों जब संजना मैडम इस बात को सुनती हैं तो वो चीख चीख कर वहीं पर रोने लगती हैं और कहती हैं कि कहाँ पर है हमारा बच्चा, हमें वहाँ पर ले कर के चलो, हम उसे देखना चाहते हैं। फिर दोस्तों आसपास के 2-3 महिलाएं तैयार होती हैं और कहती हैं कि चलो बहन हम तुम्हें लेकर के चलते हैं। राजू को सफदरजंग अस्पताल में लेकर के गए हुए होते हैं। फिर संजना जो होती हैं उसी अस्पताल में जाती हैं, तो जा कर के देखती हैं कि वहाँ पर राजू की जो बुआ होती हैं वो भी संजना को पहचान रही होती हैं। तो वो देख कर के संजना को गले लगा लेती हैं और रोने लगती हैं। फिर संजना पूछती हैं कि कहाँ पर है मेरा बेटा, तो कहती हैं कि वो अंदर गया हुआ है और डॉक्टरों ने बताया है कि कोई उम्मीद नहीं है बचने का। लेकिन दोस्तों इधर संजना जो होती है वो कहती है कि ऐसी बात मत करो, उस बच्चे का बचने का दुआ करो, हम उस बच्चे से मिलना चाहते हैं, वो हमें ऐसे छोड़ करके
नहीं जा सकता है। इधर शेखर जो होता है बार बार संजना के मोबाइल पर फ़ोन करता है, क्योंकि उसको भी चिंता हो रही थी। तो संजना एक बार फ़ोन उठाती है और कहती है कि देखो वो बच्चा जो है उसको बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ है, वो बचने की उम्मीद में नहीं है, इसलिए हम आज जो है नहीं आएंगे, यहीं पर रहेंगे उस बच्चे के ही साथ, क्योंकि वो बच्चा आईसीयू में होता है, उसकी कोई खबर नहीं होती है, इसलिए वो लोग इंतज़ार करते हैं बाहर। तो दोस्तों इधर शेखर जो होता है वो संजना के बात को सुनकर के हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कौन सी बात है यार, तुम देखने के लिए चले गई उतने ही काफ़ी है, उसको ज़रूरत है तो तुम 10-20 हज़ार दे दो, और ये क्या कह रही हो कि तुम आओगी नहीं, आज वहीं पर रुकोगी। उसके वहाँ पर माता पिता होंगे, उसके परिवार वाले होंगे, उसके दादा दादी होंगे, तो तुम वहाँ पर क्या करोगी? यदि तुम इतना इमोशनल हो जाओगी तो इतने बड़े दिल्ली शहर में तुम कैसे रह पाओगी? लेकिन दोस्तों इधर संजना जो होती है वो कैसे बताए आखिरकार कि वो हमारा ही बेटा है। इसके बाद संजना कहती है अपने पति से कि माफ़ करना, हम अभी तुमसे बात नहीं करेंगे। इसके बाद वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन दोस्तों इधर धीरे धीरे एक दिन का समय गुजर गया, दूसरे दिन का समय भी गुजर जाता है और डॉक्टर आते हैं तो यही कहते हैं कि उसका कोई उम्मीद नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन दोस्तों जब तीसरे दिन डॉक्टर आते हैं तो उन्होंने बताया कि अब बच्चे को होश आ गया है, अब आप लोग उस बच्चे से मिल सकते हैं। अब दोस्तों वो लोग जैसे ही इस तरह की बात सुनते हैं एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर जाकर के संजना जो है उस बच्चे से मिलती हैं तो उस बच्चे को देख करके काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। फिर उधर राजू जो होता है वो भी संजना को देखता है तो कहता है कि आंटी आप आई हैं यहाँ पर। तो फिर संजना जो होती है वो राजू से कहती है कि बेटा मैं आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर संजना जो है उस बच्चे को गले लगा करके रोने लगती है और फिर वहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि हो गया, बहुत हुआ, बच्चे को होश आ गया है, अभी आप लोग बाहर चलिए। के बाद दोस्तों संजना जो है उस रूम से अपने बच्चे से मिलके बाहर आ जाती हैं। इधर धीरे धीरे 3 दिन का समय गुजर जाता है। संजना जो होती है न तो अपने पति से फ़ोन करती है न तो अपना मोबाइल ही ऑन की। इसके बाद दोस्तों उसका पति जो शेखर होता है वो उन बच्चों के सहारे संगम बिहार आ जाता है। इसके बाद दोस्तों शेखर को संजना के बारे में पूरा मालूम चल जाता है। फिर शेखर जो है वहाँ से सफदरजंग अस्पताल में आता है और वहाँ पर संजना से शेखर का मुलाकात हो जाता है। फिर शेखर संजना को उल्टा सीधा सुनाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया, इसलिए आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता यहीं से ख़त्म होता है। इधर संजना जो होती है वो अपना सिर नीचे झुका लेती है और शेखर को कुछ जवाब नहीं देती है। फिर शेखर जो है वहाँ से चला जाता है। लेकिन इधर संजना जो होती है वो भगवान का लाख लाख शुक्र करती है और कहती है बच्चे का जान बच गया वही काफ़ी है। दोस्तों फिर इधर संजना अपने बच्चे के साथ अस्पताल में लगभग 1 हफ्ते तक रहती है। इसके बाद डॉक्टरों ने उसका छुट्टी कर देते हैं। फिर संजना अपने बच्चे को लेकर के संगम बिहार आ जाती है। फिर संगम बिहार आने के बाद वो अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। लेकिन इस वक्त संजना जो होती है वो अपने पति शेखर के पास फ़ोन मिलाती है, लेकिन शेखर अपना मोबाइल जो है वो ब्लॉक कर दिया था और अपने पूरे परिवार को संजना के बारे में पूरा बता दिया था। इसके बाद दोस्तों इधर लगभग 15 दिन का समय और गुजर जाता है। आखिरकार फिर शेखर जो होता है वो अपने माता पिता के साथ संजना के घर आता है और जब संजना अपने सास ससुर को देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि संजना का दुनिया जो है अलग हो चुकी थी। उसका एक बच्चा था, वो अपने बच्चे को भी गले से लगा करके रोने लगती है। उसका इस हालत को देख करके संजना के सास ससुर जो होते हैं वो भी रोने लगते हैं और अपने बहू यानी संजना से कहते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, अब जो कुछ हुआ सब ठीक हुआ, अब तुम हमारे साथ अपने घर चलो। इसके बाद संजना कहती है कि हम अपने बच्चे को छोड़ करके नहीं जाएंगे, तुम लोग हमारे बारे में तो जान ही गए होंगे। फिर संजना के सास ससुर कहते हैं कि हम
तुम्हारे बच्चे को छोड़ने के लिए कहाँ कह रहे हैं, तुम अपने बच्चे को भी अपने साथ में लेकर के चलो, और राजू के जो दादी हैं उनको भी साथ में लेकर के चलो, वो भी तो अपने पोते के बगैर नहीं रह पाएंगी। फिर दोस्तों इन बातों को सुन करके संजना जो है वो फूट फूट कर रोने लगती है, और फिर वो अपने पति शेखर के तरफ देखती है कि उनका क्या राय है। फिर वो भी कहते हैं कि ठीक है चलो। फिर दोस्तों संजना और राजू और उसके दादी, फिर ये तीनों लोग शेखर के साथ उनके फ्लैट में बदरपुर चले जाते हैं। दोस्तों 2017 की बात है, आज 7 साल बीत चुका है। वो उस समय 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। 3 महीने बाद उसको एक बेटा होता है। उसके 3 साल बाद उसको एक बेटी होती है। दोस्तों आज जो है ये पूरा परिवार एक साथ रहता है। इधर राजू की जो बुआ होती है वो भी उन लोगों से मिलने के लिए आती जाती हैं। इधर राजू जो है उसका उम्र आज 17 साल हो गया है, और उसका छोटा भाई जो है उसका उम्र 7 साल है, और उसकी छोटी बहन जो है उसकी उम्र 3 साल है। ये पूरा परिवार हंसी खुशी से मिलजुल करके एक साथ ही रहता है। तो दोस्तों एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा नहीं करनी चाहिए। आज की ये रही पूरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारा भी हौसला दोस्तों बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।